अहमद बिलाल सूफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं माह बैनुल-अक़वामी अफेयर्स के हवाले से। थैंक यू सो मच सूफ़ी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली का कहा गया, एक पॉलिटिकल रेटरिक होती है, एक फिजिकल पॉसिबिलिटी होती है, क्या दोनों तरीके से इसमें भारत की नाकामी अब नजर आ रही है? जी, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन तीन इसमें चीजें होती हैं। एक तो पॉलिटिकल रेटरिक और रियलिटी ऑन द ग्राउंड, और तीसरा एक लीगल डायमेंशन ऑफ द होल थिंग। जो पॉलिटिकल रेटरिक है वो तो जो कर रहे हैं वो हम सबके सामने है, उससे उनकी एक इररिस्पॉन्सिबल इंप्रेशन एज अ स्टेट पूरी दुनिया में कम्युनिकेट हो रहा है। और जितनी इररेशनैलिटी का वो मुजाहरा कर रहे हैं, वो से मेरी मुराद है उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी लीडरशिप, उनके मिनिस्टर्स जो हैं और उनकी सियासी जमात के लोग, ये सब लोग अपने आप को ये चीज साबित करने पे तुले हुए हैं कि बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स जो हर रियासत का एक इंटीग्रल फीचर होता है पॉलिटिकल साइंस की, हर तालिब इल्म को पता है कि एक अच्छी रियासत का मतलब, ये रियासत की डेफिनेशन में ये है कि उसने अपने ऊपर ऑब्लिगेशंस जो इंटरनेशनल हैं उसको ऑनर करना है, और उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए ऑनर करने की। तो अगर कोई रियासत जानते बूझते हुए किसी भी एग्रीमेंट को उसको मनसूख करती है, टर्मिनेट करती है, उससे बमांगे दोहल एग्जिट करती है, तो दर हकीकत वो अपनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सबूत दे रही है और अपने रियासत होने के एक एसेंशियल लीगल फीचर्स को भी खत्म कर रही है। तो इसीलिए आप गौर कीजिए कि भारत की इस काम की कोई पजीराई दुनिया भर से किसी मुल्क ने नहीं की, ना ही किसी फोरम ने की है, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस है कि किसी भी ट्रीटी से एग्जिट करना, खास तौर पे जब उसकी अहमियत इस नेचर की हो कि वो पानी के अपर और लोअर राइपेरियन के हकूक को रेगुलेट कर रही हो, ये तो बेहद सेंसिटिव वाली ट्रीटीज तस्वर की जाती हैं। इनको और बाउंड्री ट्रीटीज को इंटरनेशनल लॉ में फौकियत दी जाती है, इनको नहीं टच किया जाता। और शायद बहुत कम मिसालें हैं कि जब ट्रीटी जो पानी को डिवाइड करती है, रेगुलेट करती है, वाटर कोर्स को जो दो मुल्कों के दरमियान से ज्यादा से गुजर रहा हो, उसको टच ही नहीं किया जाता, बिकॉज उसका ताल्लुक राइट टू लाइफ और राइट टू फूड से भी होता है। राइट, सो सिंध-तास मुआहदा की गारंटर वर्ल्ड बैंक है, जबकि इसकी कुछ शिकों को वियना कन्वेंशन की भी हिमायत हासिल है। बट लेट्स से इस किस्म के जब भी कोई मुआहदे हों, उनसे एक पार्टी निकलना चाहती है, वो क्या तरीक़ाकार है? जी देखिए, नॉर्मली तो वो ट्रीटी खुद बताती है कि तरीका कार क्या है उसको एग्जिट करने का। और जब वो कोई भी ट्रीटी जो है जब वो नेगोशिएट होती है, तो नेगोशिएटर्स बैठ के तय करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिकली एग्जिट करना चाहिए या नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल एनपीटी में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, एग्जिट क्लॉज है, विड्रॉल क्लॉज स्पेसिफिकली है जो नेगोशिएटर्स ने रखा कि अगर कोई मुल्क फील करता है वो 6 महीने का नोटिस देगा और फिर वो एग्जिट कर सकता है। तो बड़ी स्पेसिफिक विड्रॉल क्लॉज मौजूद है। कई ट्रीटीज ऐसी हैं जिसमें टर्मिनेशन क्लॉज होता है, यूनिलैटरल टर्मिनेशन क्लॉज भी होता है। लेकिन इस ट्रीटी में नेगोशिएटर्स ने जब ये देखा कि एक मुल्क अपने आप को मूव करेगा टू द डिसएडवांटेज, 3 दरिया दे बैठेगा, फिर 50-60 साल बाद दरिया देने के बाद पहला मुल्क कहे कि नहीं मैं इस ट्रीटी से बाहर निकलता हूँ, तो पहले मुल्क ने तो इट मूव टू इट्स डिसएडवांटेज ऑलरेडी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये इसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं, तब वक्त के दोनों मुल्क आपस में एग्री ना करें। तो इसलिए इसमें क्लॉज ही कोई नहीं है, ना अबेंस का है, ना टर्मिनेशन का है, ना विड्रॉल का है। दिस ट्रीटी इज सपोज्ड टू कंटिन्यू। हाँ, सिर्फ एक प्रोविजन है कि आप उसको अमेंड करने के लिए बात कर सकते हैं। अब वो अमेंडमेंट प्रोसेस 2023 में भारत ने शुरू किया, हमें लेटर लिखा, अभी वो प्रोसेस पेंडिंग है, यानी कि खत्म नहीं हुआ। और मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान ने उसको यकसर रिजेक्ट भी नहीं किया। तो एक पेंडिंग प्रोसेस के होते हुए उसको फ्रॉग जम करके एक और होल्डिंग इन अबेंस करने की वजह जो है, ये इंतहाई अनरीजनेबल बात है। सो सूफ़ी साहब, हम बात करते हैं एक आम आदमी की हित के इज़्ज़त के हवाले से, कहीं पे रेट दायर करने की कवानीन हैं, मामलात हैं, लेकिन क्या कोई मुल्क अगर किसी मुल्क के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करे, इन दिस केस भारत, कोई इंटरनेशनल ऐसा तरीक़ाकार है कि उस पर एक मुल्क सू कर सके दूसरे मुल्क को? इस तरह की जनरली नहीं होती यूरिसडिक्शन। वो आप उस मुल्क के डोमेस्टिक कोर्ट में अलबत्ता जाकर सू कर सकते हैं,
जिस तरह अमेरिका के अंदर कई लोग अमेरिका की हुकूमत को सू करते हैं, आपको याद होगा एलियन ऑफ टॉट एक्ट मौजूद था और उसका रिवाइज वर्जन भी है जिसमें अमेरिकी हुकूमत को ही सू कर दिया जाता था। तो वो हक आपके पास होता है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जाहिर है वो एक बयानिया बनाकर झूठ बोल रहे हैं ना, तो हमें उसका काउंटर एक इफेक्टिव बयानिया डेवलप करना है। और ये बयानिया सिर्फ हमने आपस में या अपने टीवी चैनल्स पे नहीं बताना, ये बयानिया हमने अपने ग्लोबल कम्युनिटी के सामने रखना है। वो कम्युनिटी जो इन्फ्लुएंस करती है, वो बिजनेस हाउसेज, मीडिया हाउसेज, थिंक टैंक्स जिनकी इन्फ्लुएंस है, और ना सिर्फ उन वेन्यूज में हम इस इशू को लेके जा सकते हैं इस बयानिया को, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा है, बाकी बेशुमार हजारों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म से वाबस्ता हैं, जो ह्यूमन राइट्स से वाबस्ता हैं, जो वाटर के इशू से वाबस्ता हैं, जो डैम के इशू से वाबस्ता हैं, जो जंगों को रोकने के लिए बनी हुई है, जो पानी पर मबनी हो, जो 92 के जो वाटर कोर्स एग्रीमेंट्स हैं उससे वाबस्ता उसके हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो हमारे पास तो बेशुमार रेवेन्यूज हैं, वो तो हमने फैसला करना है, सियासी क़यादत ने फैसला करना है तो उन्हें किस किस वेन्यू पे किस किस चीज को लेकर जाना है। और जिस तरह मैंने कहा, ये बयानिया तो आप बनाने में कोई आपको नहीं रोक रहा, और जब आप इसको बनाएंगे दूसरे का बयानिया अज खुद जो है वो झुटलाया जा सकेगा। इस वक्त आपको क्या लगता है इंटरनेशनली क्या भारत का बयानिया अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सुना जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ये सुना जाता तो अब तक भारत की ताईद में कुछ बयान आने थे, लेकिन दुनिया ये इंतजार कर रही है कि जिसके खिलाफ ये मेजर लिया गया है, जिसके खिलाफ ये डिक्लेरेशन दिया गया है कि उसकी ट्रीटी हेल्ड इन अबेयंस है, वो मुल्क क्या करता है, उस मुल्क का क्या केस है। बिकॉज उन्होंने कागज में तो इंडिया ने लिखा है कि जी आपने ब्रीच कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और टेररिज्म को साथ मिला दिया। तो दरहकीकत अगर आप देखें तो उन्होंने जो उनकी एक सियासी पोजीशन थी जो वो जलसों में किया करते थे कि खून जो है और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, वो उन्होंने लीगली मिलाने की कोशिश की है ऑन द इन द ग्राउंड, जो फॉर्मली हमें कम्युनिकेट किए हैं फॉर होल्डिंग इन अबेयंस दिस। चूंकि एक्ट ऑफ टेरर हुआ, लिहाजा हम इस ट्रीटी को एज एन एक्ट ऑफ रिप्राइजल इसको हम सस्पेंड करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि ये ट्रीटी की सस्पेंशन का ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड वाजे किए जाते हैं। वियना कन्वेंशन देख लें, चलिए वियना कन्वेंशन कस्टमरी नॉर्म्स को कोडिफाई करता है, ट्रीटी के बाद आया है, मगर कस्टमरी नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स भी उठा लें जो अफ्रीका में वो हैं दरिया, उन पे अफ्रीकन ममालिक के दरमियान जो कस्टमरी नॉर्म्स हैं, मैक्सिको यूएस के दरिया के इशूज पे हैं, यूरोप में हैं, बड़े शरीर में हैं, किसी भी जगह इस नॉन ट्रीटी को जो है वो इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता कि गुस्से में किसी और कार्रवाई के मुकाबले में इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाए। उस ट्रीटी के अंदर का मैकेनिज्म है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो कहते हैं कि हमने ब्रीच ऑफ ट्रीटी किया है, तो ट्रीटी खुद कह रही है कि जो कमिश्नर्स हैं, इंडस वाटर कमिश्नर्स हैं, आप उनकी टेबल पर अपने ग्राउंड रखेंगे जाकर, और वो फिर आपस अपनी मुल्क से कम्युनिकेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करने। वो मैकेनिज्म भी आपने बाईपास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये वेल थॉट आउट एक प्लान था जो मोदी सरकार का अनफॉर्चुनेटली है कि उन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि इस ट्रीटी से जान छुड़ानी है। तो आपको याद होगा 7-8 साल पहले वो एब्रोगेशन की बात कर रहे थे, बड़ा क्लियरली उन्होंने ऐलान किया था हम इसको एब्रोगेट करेंगे जब वो फर्स्ट टाइम पावर में आए। और उसके बाद उन्होंने थिंक टैंक कायम किया जो एब्रोगेशन के लीगल एस्पेक्ट को एग्जामिन करे। उस थिंक टैंक ने साइमल्टेनियसली वो काम कर रहा था कि आर्टिकल 370 के रिमूवल का लीगल मैकेनिज्म कैसे डेवलप करना है। तो ये दोनों थिंक टैंक इन थिंक चलते रहे अपने काम को लेकर, और जो ही 5 अगस्त 2019 को उन्होंने इसको अपने अंदर 370 रिमूव किया, साथ साथ जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी उसका टाइटल क्लेम किया, जीबी का टाइटल क्लेम किया, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लद्दाख का टाइटल क्लेम किया, और उसके 1-2 साल बाद जब वो सेटल डाउन हो गए तो उन्होंने 2023 में नोटिस भेज दिया कि हम इसको रीओपन करना चाहते हैं नेगोशिएशन के लिए, और फिर इवेंचुअली अब उसे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उसकी वजह ये है कि ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का टाइटल पानी उसके ऊपर से गुजर कर आ रहा है, तो इंडस वाटर ट्रीटी की डिटेंशन जो है वो इनके टाइटल को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रही है। तो इनका जो प्लान है